अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर मौजूद हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे चाहने वाले दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं वो खैरियत से हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स का। ख़ास तौर पे एक पहले मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ कि हमारे एक लिसनर हैं, सुमित्रो नाम है उनका, और ग़ालिबन वो हिंदुस्तान से हैं। तो मैंने उनका नाम कल गलत प्रोनाउंस कर दिया था, तो मैंने सुमित्रा बोल दिया था उनको, तो उन्होंने करेक्शन की। तो उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो सपोर्ट करते हैं। और इसके साथ साथ उस्मान ज़फ़र साहब, सनी साहब हैं, इसके अलावा शेख सयाल साहब हैं, तस्लीम कौसर साहिबा हैं, अकील साहब हैं, और मिसेस गुल हैं, जमील साहब हैं, हारून साहब हैं, और जैसा कि बिलाल साहब हैं जो रेगुलर कमेंट किया करते हैं। तो मेरी ये जो कम्युनिटी है, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। अब आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक सिलसिला शुरू किया है कि रोज़ाना अपने लिसनर्स के लिए कोई ना कोई स्टोरी बरह रास्त रिकॉर्ड करके शेयर की जाए। तो एक चीज़ और करेक्शन में करना चाह रहा था कि जब आप बरह रास्त रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप कोई मोबाइल आपका बच सकता है, आप पानी पी सकते हैं, बहुत सारे काम हैं जो आप अपनी रियल लाइफ में कर रहे होते हैं, जो कि रिकॉर्डिंग करते हुए या ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए आपको पता नहीं चलते। तो मैं अपने घर के अंदर मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं वहाँ से रिकॉर्डिंग करता हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप कहाँ मौजूद हैं इस वक्त, कहाँ हैं, किस सिटी में हैं। तो हाँ, मैं पहले पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन अब मैं वापस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूँ। तो आज की ये जो कहानी है, ये हमारे एक लिसनर हैं जो कि हमें सपोर्ट किया करते हैं, और इन्होंने मुझे तकरीबन आप कह सकते हैं कि 6 महीने पहले सब्सक्राइब किया था, और ये स्टोरी इन्होंने मुझे शेयर की थी। ये स्टोरी जो है ये ज़फ़र ख़ान साहब की कहानी है, और ये उस दौर की कहानी है जब 1996-97 चल रहा था। और ये बताते हैं कि मैं एक ढाबा, या जिसे आप पठान का होटल कहते हैं, पठान का होटल चलाया करते थे। अब ये बताते हैं कि वैसे तो जो मेरी रिहाइश थी वो ड्रिग रोड के करीब मौजूद थी, यानी ड्रिग कॉलोनी जो है, जो लोग कराची के रहने वाले उनको पता होगा कि ड्रिग रोड जो एक रेलवे स्टेशन है जहाँ से ट्रेनों की आमदोरफ्त हुआ करती है, और वहाँ पे बहुत सारे इस तरह के स्टेशंस मौजूद हैं, इस तरह के स्टॉप्स मौजूद हैं जो कि अब नॉन ऑपरेटिव हैं, और मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे दिन को बंद कर दिया गया है। ये बताते हैं कि मेरा जो होटल था, जो ढाबा था, ये गुलशन इकबाल में मौजूद था, और आम तौर पे जब मैं अपने होटल को बंद करता तो कभी रात के 2, कभी 3 और कभी 4 बज जाया करते। अब ये बताते हैं कि वैसे ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अक्टूबर का महीना चल रहा था, और मैं अपने ढाबे को, अपने होटल को बंद करके अपने घर की तरफ रवाना हुआ। अब नॉर्मली गुलशन इकबाल से अगर आप ड्रिग रोड आना चाहें तो एक सीधा रास्ता है जो कि ड्रिग रोड की तरफ आता है। और ये बताते हैं कि उस दौर में ये जो पुल है जो कि शाहरा फैसल से या ड्रिग रोड से गुलशन की तरफ आता है, जो कि गाड़ियाँ अगर आप इस तरफ आना चाहें तो यू टर्न के बगैर आप पुल पे चढ़ के आ सकते हैं। तो ये पुल मौजूद नहीं था। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे जहन में जो चीज़ें मौजूद हैं, मैंने तो इसको शुरू से देखा है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इनकी एज है माशाल्लाह, और ये बता रहे हैं तो ऐसा ही होगा कि यहाँ पे ब्रिज मौजूद नहीं था। ये बताते हैं कि जब मैं उस ब्रिज के पास पहुँचा तो वहाँ से रोड क्रॉस करके आपको फाटक की तरफ आना होता था, और जैसे कि अब फाटक के पास अक्सर रश नज़र आता है या लोग नज़र आते हैं जो कि ट्रेन से उतरते हैं, उस वक्त इतना रश या इतने लोग नहीं दिखाई दिया करते थे।
ये बताते हैं कि जब मैं वहाँ पे उधर स्टेशन के पास पहुँचा तो ये जो स्टेशन था या ये जो पुल के इस वाला हिस्सा था, इस हिस्से को क्रॉस करना होता था और ब्रिज के ऊपर से जाके आपको सामने ब्रिक कॉलोनी में या जहाँ वहाँ पे जो भी कॉलोनी मौजूद थी वहाँ पे एंटर होना होता था। अच्छा, अब ये जो जगह थी ये काफ़ी अरसे से बंद थी और मतलब इधर जो 2-3 स्टॉप से एक ऑपरेटिव था और एक जो साथ में था वो बंद था, किसी भी वजह से बंद था। तो ये बता दें कि मैं जिस ब्रिज के थ्रू इसको क्रॉस करना चाह रहा था तो वो बंद था। हालांकि मेरे जो फादर थे वो अक्सर मुझे मना किया करते थे कि कोशिश करो कि यहाँ से ना आओ, थोड़ा आगे चले जाओ, हाँ थोड़ा सा और मज़ीद आगे जाओ, शाह फैसल की तरफ जाओ या बीच में किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे लाइट्स मौजूद हो या अंडरपास का कोई सिस्टम हो या चुंगी मौजूद हो, कोई ना कोई रास्ता हो। लेकिन अब ये जो रास्ता था ये बड़ा शॉर्टकट रास्ता था और मैं चाहता था कि बस जल्दी से भागते हुए इस ब्रिज को क्रॉस करें और क्रॉस करने के बाद रेलवे लाइन आएगी, रेलवे की पट्टी आएगी, उस पट्टी को या उस पटरी को क्रॉस करने के बाद सीधा जो घर वगैरह मौजूद थे वहीं पे हमारा घर मौजूद था। ये बताते हैं कि जब मैं उस ब्रिज के ऊपर चढ़ा तो अब जब ब्रिज पे चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा डिस्टेंस है जो तय करना होता है और नीचे रेलवे गुज़रने की यानी रेलवे जो रेल गुज़रती है उसका रास्ता मौजूद था, लेकिन ये जो हिस्सा था ये अबंडन था, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। बस ट्रेन यहाँ से गुजर जाती थी, लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ के रूम या कमरे वगैरह मौजूद थे वो बंद थे। अब जैसे ही मैं सीढ़ियों पे चढ़ा और सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद जब मैंने पुल को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया तो एकदम से मुझे अपने कानों में किसी बॉल की आवाज़ महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई वहाँ पे मौजूद है और जो भी मौजूद है वो किसी बॉल से या फुटबॉल से खेल रहा है या कोई ना कोई एक्टिविटी इस तरह की चल रही है जिसकी वजह से आवाज़ मुझे अपने कानों में महसूस हो रही है। अब शुरू में तो मैं सोचने लगा कि इतनी रात में यहाँ पे भला कौन बेवकूफ़ है जो आके बॉल खेलेगा या खेलेगा यहाँ पे आके। लेकिन बहरहाल जब आवाज़ आ रही थी तो मैंने उस ब्रिज के ऊपर चलते चलते जब नीचे की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जो अबंडन रूम थे उनमें से एक रूम के आगे एक बच्चा जो कि बज़ाहिर 7 या 8 साल का होगा वो वाकई में किसी बॉल नुमा चीज़ से खेल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो बार बार उसको ज़मीन पे मारता है और जब वो उसको ज़मीन पे मारता है तो ज़मीन पे मारने की वजह से एक शोर सा महसूस होता है, जैसे कि बॉल बाउंस बैक करती है या जब टकरा के वापस आती है तो एक आवाज़ है जो आपको अपने कानों में महसूस होती है। तो वैसे ही ये सिनेरियो था और ये बताते हैं कि मुझे जब आवाज़ आई और जब मैंने उस बच्चे को देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। हालांकि ट्रेन तो गुज़रती थी लेकिन ये हिस्सा बंद किया हुआ था। मैंने कहा यार बड़ी हिम्मत है इस बच्चे के अंदर कि रात के इस 2-2:30 बजे के टाइम यहाँ पे मौजूद है और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि बॉल से मुसलसल खेल रहा है। अच्छा, जब मैं ऊपर से गौर कर रहा था तो वो एक 6-7-8 साल का बच्चा लग रहा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो इतनी फुर्ती के साथ उस बॉल को या जो भी उसके हाथ में मौजूद था जल्दी जल्दी ज़मीन पे मार रहा था कि बड़ा प्रोफेशनल प्लेयर लग रहा था। ऐसा लग रहा था बड़ा प्रैक्टिस की हुई है उसने। ये बताता है कि जब मैंने उस बच्चे पे मज़ीद थोड़ा सा गौर किया तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। यानी मुझे ऐसा लगा कि वो बच्चा नीचे तो देख रहा था लेकिन जब उसकी नज़र मेरी तरफ पड़ी तो उसकी आंखों में कुछ सफ़ेदी सी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में कोई सफ़ेद रोशनी है या कोई उसकी आंखों की जो आई बॉल्स हैं या कुछ एक अजीब सी सफ़ेदी सी थी, एक रोशनी सी थी जो मुझे उसकी आंखों की तरफ से अपनी तरफ आती हुई महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें या तो ऊपर चढ़ी हुई हैं या उसकी आई बॉल सफ़ेद हैं। उसके साथ साथ अब जब वो जो बॉल थी उस पर मैंने गौर किया तो ऐसा लगा कि एक कोई गोल सी चीज़ है, जैसे बहुत सारे कोयले हों, बहुत सारे अंगारे हों, उनको मिला के कोई ऐसी चीज़ बना दी जाए और उसको बार बार ज़मीन पे मारता और वो जल्दी से ऊपर आती।
फिर ज़मीन पे मारता, फिर वो जल्दी से ऊपर आती। तो बाकायदा वो किसी बॉल की तरह उन अंगारों से, उन शोलों से खेल रहा था। लेकिन अगर आप अपनी बात करें या एक इंसान की बात करें कि हम अगर कोयलों को या अंगारों को जब अपने हाथ से उठा के नीचे फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है वो नीचे गिर जाएंगे, दोबारा बाउंस बैक नहीं होंगे। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या चीज़ थी जो कोयलों की तरह चमक रही थी और ऐसा लग रहा था दहकते हुए कोयले हैं, और बार बार वो नीचे फेंकता वो खुद ही ऊपर आ जाती, वो नीचे फेंकता वो खुद ही ऊपर आ जाती। एक अजीब सा मंज़र मेरी आंखों के सामने मौजूद था। और जो सबसे अहम बात थी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, ये बताते हैं कि उस बच्चे पे जब मैंने चलते चलते, जाहिर सी बात है मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था और उसको देख रहा था कि ये किस पोजीशन में बच्चा, तो मुझे ऐसा लगा कि उसके जो पाँव थे, उसके जो फीट थे, वो सरफेस से थोड़ा ऊपर हैं। यानी उसके पाँव जो है वो थोड़े से ऊपर की तरफ हैं, ज़मीन से टिके हुए नहीं हैं। जैसे कि आप अपने पाँव रखते हैं तो वो ऐसे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके जो पाँव थे वो कुछ इस तरह से थे कि उसकी जो उंगलियां थीं वो ज़मीन से लग नहीं रही थी, लेकिन ऐसे बाकायदा उंगलियों को नीचे की तरफ किया गया था जैसे वो अपनी उंगलियों पे या अपने जो आगे की उंगलियां होती हैं उन पे खड़ा होना चाहता हो, लेकिन उसका जो वज़न था वो ज़मीन पे मौजूद नहीं था, ज़मीन से कुछ इंच ऊपर था, और इस तरह से उसके पाँव की पोजीशन थी। अब ये जो मंदिर था ये बड़ा अजीब मंदिर था, और मैं सोच रहा था कि यार ये मैं क्या देख रहा हूँ। ये एक तो अजीब बच्चा, उसकी अजीब आँखें, उसके बाद देखते ही देखते ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो वजूद है वो थोड़ा सा भारी होना शुरू हो चुका है। यानी शुरू में 6-7 साल का बच्चा लग रहा था, और जब मज़ीद टाइम गुजरा, यानी इन कुछ सेकंड्स के अंदर ही देखते ही देखते अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई 10-11 साल का बच्चा है जो वहाँ पे मौजूद है। अब ये बताते हैं कि हालत तो मेरी बुरी हो चुकी थी और मैं सोच रहा था कि मैं फंस चुका हूँ। अब मेरे पास यही एक रास्ता था कि मैं, आफियत इसी में थी कि मैं उसको इग्नोर करूं और सीधा जहां मैं जा रहा हूं जल्दी से इस ब्रिज को क्रॉस करूं, सीढ़ियों से नीचे उतरूं और भाग के अपनी कॉलोनी में या अपने घर वालों की तरफ या अपने घरों की तरफ रवाना हो जाऊं। लेकिन इसके बाद जो इनके साथ हुआ वो इस कदर इंटरेस्टिंग था। ये बताते हैं कि उसके बाद जो मैंने देखा, जब मैं जल्दी से मुड़ा हूँ और मैंने ब्रिज को क्रॉस करने के लिए सीधा चलना शुरू किया है, तो जैसे ही मैं सीधा ब्रिज ख़त्म करके, यानी ब्रिज जहाँ ख़त्म होता था वहाँ पे स्टेयर्स थी, स्टेयर से फिर नीचे आना होता था आपको, तो जैसे ही मैं स्टेयर्स के पास पहुँचा तो मुझे वहाँ पे बॉल की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बॉल से अब वहाँ पे खेल रहा है। और ऐसा ही था कि जब मैंने उस तरफ देखा, यानी उन स्टेयर्स की तरफ देखा, तो वो बच्चा वहाँ पे मौजूद था, और वैसे ही उसके जो पाँव थे वो सरफेस से या स्टेयर से थोड़े ऊपर थे, यानी हवा में ऐसा लग रहा था लहरा रहे हैं उसके पाँव, और वो बार बार उस बॉल नुमा चीज़ को उस जगह नीचे मारता और वो वैसे ही आवाज़ आती। लेकिन अब जो आवाज़ थी वो क्योंकि लोहे से टकराने की आवाज़ थी, ये बिल्कुल डिफरेंट आवाज़ थी। बस मैंने ये देखा है, और उसके बाद अल्लाह जानता है कि ये इन कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर मैं कैसे उसके सामने से, यानी जहाँ वो एक तरफ मौजूद था, मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन से जैसे तैसे कूदता गिरता पड़ता नीचे पहुँचा, और जब मैं बिल्कुल आखिरी स्टेयर पे आया तो ऐसा लगा उसने मुझे आवाज़ दी है। बाकायदा उस बच्चे ने मेरा नाम लेके ज़फ़र ख़ान के नाम से मुझे पुकारा, और उसने मुझे कहा कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। अब एक ऐसी मखलूक जो कि यकीनन किसी भी तरह इंसानी मखलूक नहीं है या इंसान नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जिन है, कोई छलावा है, या कोई शेप शिफ्टर है, या फिर मे भी कोई और इस तरह की मखलूक हो, वो आपका नाम ले, आपको पुकारे और आपसे पूछे कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। ये बता दें, बस मैंने इतना सुना है। उसके बाद मैंने जितनी तेज़ रफ्तारी से हो सकता था भागना शुरू किया। अब भागना इस तरह से था कि सामने कुछ कचरा भी मौजूद था, थोड़ा कच्चा पक्का रोड था, उधर से निकल के जैसे तैसे अपनी गलियों में दाखिल हुए जहाँ पे मकानात मौजूद थे, वहाँ जाके किसी एक मकान के दरवाजे से आके टकराए। और ये बता दें कि जब मैं उससे टकराया तो मैंने ज़ोर ज़ोर से उसको पीटना शुरू कर दिया। अब मुझे नहीं पता था कि मैं जिस दरवाजे को पीट रहा हूँ किसका दरवाज़ा है। मेरे ऊपर इतना खौफ तारी था,
मेरे औसान इतने ख़ता हो चुके थे कि मेरी समझ से बाहर था कि मैं किसके दरवाज़े को पीट रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। बहरहाल मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े पे हाथ, घूंसे, इवन के पाँव मारना शुरू किए और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जल्दी से दरवाज़ा खुला। और जब दरवाज़ा खुला तो सामने एक बुज़ुर्ग मौजूद थे जो कि हमारे मोहल्ले के ही थे। और मैंने उनको बताया, पीछे की तरफ इशारा किया कि जैसे उस पुल के पास या उन स्टेयर्स के पास कोई मौजूद है। अब उनकी जो उम्र थी वो उस वक्त भी मुझसे ज़्यादा थी, वो उस वक्त बुज़ुर्ग थे, अब तो खैर मौजूद नहीं होंगे वो। तो उनको अंदाज़ा हो गया कि इसने भी कोई ऐसी चीज़ देख ली है और उस चीज़ को देखने की वजह से ये भी डर के भागता हुआ यहाँ पे आया है। खैर उन्होंने जल्दी से मुझे अंदर किया और अंदर बिठा के मुझे थोड़ा हौसला दिया, पानी वगैरह पिलाया। मेरा ख्याल है कि 1-1.5 घंटे तक मेरी हालत बुरी रही और 1-1.5 घंटे बाद जब मैं बोलने के काबिल हुआ या मेरी कुछ आवाज़ निकलना शुरू हुई तो मैंने उनको बताया कि भाई ये मैंने जो पुल क्रॉस किया है, तो पुल क्रॉस करते हुए ये जो रेलवे स्टेशन के अंदर जो कमरे मौजूद हैं जो कि अबंडन है, उधर एक बच्चा मौजूद था। वही बच्चा मुझे जो नीचे नज़र आया वही मुझे पुल की स्टेयर्स के पास नज़र आया। तो वो कहने लगे कि भाई ये बड़ी नॉर्मल सी बात है और कहा जाता है कि इस बच्चे का किसी जब रेल गुज़र रही थी कोई तो रेल से टकराने की वजह से इंतकाल हो गया था। और अक्सर ऐसा होता है कि यह बच्चा यहाँ पे नज़र आता है, उसका ऐसा ही हुलिया होता है और देखते ही देखते वो अपना रूप बदलता है। कोई बोलता है कि उसका एकदम से कद बढ़ जाता है, थोड़ा वेट बढ़ जाता है, उसकी आंखें चेंज हो जाती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कभी आंखें नज़र नहीं आती, जैसे इनको वाइट आई बॉल्स नज़र आई थी। तो ये बड़ी कॉमन सी बात है। और वो बुज़ुर्ग बनाने इनको बताते हैं कि ये जो पूरा रेलवे ट्रैक है, इस पूरे ट्रैक पे अक्सर ऐसा होता है कि लोग ख़ुदकुशी करते हैं, अपनी जान देते हैं। होते हैं मसले मसाइल, लोगों की अपनी परेशानियाँ होती हैं। कोई घर से परेशान होता है, किसी की अपनी कोई परेशानी होती है, तो लोग मसलों को सॉल्व करने के बजाय फिर मायूस हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, फिर वो एक ऐसे इक़दाम की तरफ जाते हैं जो कि हराम है। अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है। और आपके भी अगर कोई जानने वाले मौजूद हो जो कि रेलवे स्टेशन के पास, रेलवे ट्रैक के पास रहते हो या जिन्होंने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बड़ी कॉमन सी बात है। जहाँ पे रेलवे स्टेशन मौजूद हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुइसाइड होती है। वहाँ पे अक्सर इस तरह की साइटनिंग होती हैं। कोई ना कोई मावराए आप समझ लें कि कोई ऐसी मखलूक ज़रूर नज़र आती है कि जो इंसान नहीं होती। कभी वो उनकी रूहें होती हैं, कभी शेप शिफ्टर्स होते हैं, जन्नात होते हैं, और कुछ हिस्सा ऐसा भी मौजूद है जो काफ़ी अरसे से बंद रहने की वजह से शायद आसेब ज़दा हो चुका है। तो ये एक स्टोरी थी जो ज़फ़र ख़ान साहब की स्टोरी थी। अच्छा, इसमें एक एडिशन ये है कि ये बताते हैं कि बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब मैं अपने घर आ गया, ठीक है, और तबीयत ख़राब हो गई। तो वो तो आपको पता है कि जब किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से आप गुज़रते हैं या कोई भी आपका इस तरह का एनकाउंटर होता है तो खौफ की वजह से आपके ऊपर बुखार तारी हो जाता है। तो इनके साथ भी ऐसी था कि ये बुखार में मुब्तला हो गए और इनको तकरीबन 7-8-10 दिन तक बुखार रहा। ये बताते हैं कि उसके बाद भी अक्सर ऐसा होता था, महीने 2 महीने 3 महीने तक, कि मुझे अक्सर ऐसा लगता कि उस बच्चे की आवाज़ आ रही है, वो मेरा नाम लेके मुझे पुकार रहा है और कह रहा है कि मेरे साथ खेलोगे। तो मैं जब भी इस तरह फ़ील करता तो मैं आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ता। उसके बाद मैं अपने मामू से, जो भी इनके बुज़ुर्ग वगैरह थे, उनसे दम कराता और फिर कहीं जाके मेरी हालत बेहतर होती। तो इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं जो रेलवे स्टेशन से या फिर रेलवे लाइन से मुंसलिक हैं। और आपके पास भी अगर कोई इस तरह का किस्सा, इस तरह की कहानी मौजूद है तो शेयर करें। और उम्मीद करता हूँ जो स्टोरीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ ये आपको पसंद आ रही होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेरी स्टोरीज़ हैं, जो मेरी वीडियोज़ हैं, इनको लाइक किया करें। आपके एक लाइक करने से ना सिर्फ मुझे सपोर्ट मिलती है बल्कि मेरा चैनल बूस्ट होता है। तो आई नीड योर सपोर्ट। जितने भी लोग सुन रहे हैं वो कमेंट करें, कुछ भी कमेंट करें, हेलो, हाय, सलाम, जो भी आप करना चाहते हैं कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें। और अगर हो सके तो अपने सर्कल में मेरे चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। अगली स्टोरी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में रखिएगा।
अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे कामों में आसानियाँ फ़रमाए और हमारी मुश्किलात दूर फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।